हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जर्नल चैप्टर को कर रहे हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को 6 वीडियो भेज चुका है। सबको लगातार एक से एक सीरियल उसको लगातार देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब में हम बहुत क्लियर और आराम से बताएं हैं। उसको धीरे धीरे देखिए और धीरे समझ सब आ जाएगा। एक बार सब वीडियो को देख लीजिए, पहले पीरियड से लेकर 6 पीरियड। आज भी हम कुछ आपको जनरल बताएंगे जो कि थोड़ा सा टिपिकल है, जो आप लोगों के लिए नया होगा फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो अब इन्हीं बातों के साथ मैं बात ख़त्म करता हूँ और शुरू करता हूँ। एक मिनट और ध्यान दीजिएगा। ये क्या है कि मेरे वीडियो को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, मेरे वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए ठीक है, अब शुरू करता हूँ। हाँ, तो अब हम लोग शुरू करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। नंबर 1, एक वर्ड्स आएगा बैड डेट्स। बैड, BAD, बैड, DEBTS, DBA, बैड डेट्स। ये लिख रहा है क्वेश्चन ₹1000। बैड डेट्स, बैड के मतलब हम लोग बुरा समझते हैं, ठीक है। और यहाँ डेट्स, DEBT, डेट्स में होता है ऋण, कर्जा। बैड डेट्स इसका मतलब यहाँ हुआ डूबा हुआ पैसा, पैसा डूब गया। मान लीजिए हम किसी को 1000 रुपया लोन भी दिए हैं, उधार दिए, क्रेडिट भी दिए हैं, वो पैसा लेकर भाग गया हमारा, वो पैसा नहीं दिया, तो इस पैसे को बोलेंगे हम लोग बैड डेट्स। मतलब हमारा लोन किसी को दिए तो डूब गया, ठीक है। तो बैड डेट्स मतलब हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण, अप्राप्त ऋण। ये जो पैसा डूब गया, आप किसी को पैसा दिए हैं, वो पैसा लेकर भाग गया, पैसा आपको नहीं दिया, वो पैसा आपको डूब गया, उसी को बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स बिजनेस के लिए क्या होता है? लॉस होता है। बैड डेट्स क्या होता है बिजनेस के? हम लॉस ही मानेंगे, एक्सपेंसेस या लॉस मानेंगे। तो एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, कॉलम आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, पहले बना चुके हैं। तो इसका एंट्री क्या होगा? बैड डेट्स। चूँकि बैड डेट्स हमारे लिए लॉस है, तो क्या करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट DR, डेबिट। 1000 डेबिट कॉलम में लिख दीजिएगा, कॉलम बना लीजिएगा। 2 कॉलम होता है डेबिट और क्रेडिट। टू जो है थोड़ा सा हटा के लिखा कीजिए। 2 क्या होगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2 लिखेंगे। डेटर्स, अब बोलिएगा सर डेटर्स क्या होता है? जान के इसको भी इस्तेमाल किए। डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स। डेटर्स को हिंदी बोलते हैं देनदार। देनदार का मतलब यह हुआ जिसको बिजनेस क्रेडिट में, उधार में माल बेचा है और उसने पैसा नहीं दिया है, तो वही डेटर्स हो गया। डेटर्स क्या? पर्सनल अकाउंट, कोई नाम हो सकता है। मान लीजिए राम को हम 1000 का गुड्स उधार बेचे थे और राम वो पैसा लेकर गायब हो गया, भाग गया, वो हम पैसा नहीं दिया, तो यह नाम नहीं है, तो उसको हम डेटर्स लिखेंगे। तो जान लीजिए कुछ वर्ड्स है जो आप लोग जान लीजिए। डेटर्स मतलब देनदार। देनदार मतलब बिजनेस जिसको क्रेडिट में माल बेचा, उधार में माल बेचा, वो डेटर्स कहलाता है, ठीक है। बीइंग, नरेशन लिखना, नरेशन इसको बोलते हैं नरेशन। बीइंग बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ, ये नरेशन, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। नंबर 2, अब लिखते हैं हम लोग, फिर लिख रहे हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, ₹500। बैड डेट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड मतलब फिर से मिल जाना, कुछ रिकवरी होना, फिर से मिल जाना, पुनः प्राप्त। बैड डेट रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए किसी को 500 उधार दिए थे, क्रेडिट दिए थे, वो लेकर गायब हो गया, उसका हम बैड डेट्स मान लिए। फिर देखते हैं कि कुछ दिन के बाद वो आकर हमको 500 रुपया दे देता है, डूबा हुआ पैसा मिल गया, किसी को बोल देंगे बैड डेट्स। तो बैड जब रिकवर्ड होगा तो पैसा आ रहा है, ठीक है। रिकवर्ड बैड का पैसा आता है, पैसा वो दे रहा है, तो डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसके लिए एंट्री कीजिएगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश आता है तो डेबिट में लिखेंगे, जाता है तो क्रेडिट में। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 500 डेबिट कॉलम में लिखेंगे और 2 कैश अकाउंट डेबिट 2 बैड डेट्स रिकवर्ड, पूरा लिखना है इसको, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड,
डूबा हुआ पैसा मिल गया। बीइंग बैड डेट्स, DEBTS लिखिए इसको, डेट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा मिल गया, इसी को बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, हो गया। अब एक इंट्री और बता देते हैं, जैसे कैश आर रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹1000 एंड AND लिख दिए, रगड़ दिया, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड ₹50। क्या लिखें? कैश रिसीव फ्रॉम राम 1000, राम से 1000 रुपया आया, राम से क्या हुआ? 1000 रुपया आया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैश, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 1000 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउड, उसको 50 रुपया डिस्काउंट दिया गया। जब डिस्काउंट हम किसी को अलाउड करते हैं तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस माना जाता है, तो एक्सपेंसेस को कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। अब इसको एक ही में, कैश अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड लिख देंगे उसको, डिस्काउंट अलाउड लिख दीजिए, अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अलाउड जब करते हैं तो एक्सपेंसेस माना जाता है, 50 रुपीज़ डेबिट ही कॉलम में आएगा। तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी डिस्काउंट अलाउड होगा तो उसको डेबिट साइड में ही लिखा जाएगा, डिस्काउंट अलाउड होगा तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। 2 लिखेंगे, हु इज़ द गिवर? राम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो 2 लिखेंगे राम्स अकाउंट। क्रेडिट जो कॉलम होगा हमारा, क्रेडिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 1050, 1050। नरेशन तो वही होगा जो लिखते हैं हम लोग, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट, DIS शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। इसी जगह सिमिलर, इससे मिलता जुलता एंट्री लिखते हैं, कैश पेड, PAID, पेड टू सोहन ₹1800, चलिए 1800, 1800 रुपया, 1800 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹200, ऐसा लिखा रहेगा, डिस्काउंट रिसीव 200। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैश पेड टू राम, सॉरी, कैश पेड टू सोहन 1800, डिस्काउंट रिसीव्ड, शाम को पेमेंट किया गया सोहन को जब पेमेंट किया गया, सोहन इज़ द रिसीवर, तो जनरल क्या करेंगे? सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट लिख लेंगे। पैसा जा रहा है, कैश आता है तो डेबिट में और जाता है तो क्रेडिट में, तो 2 लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि सोहन को पेमेंट किया गया तो सोहन अकाउंट डेबिट 2 कैश अकाउंट, कितना पेमेंट किया गया? 1800 कैश में आएगा। और 200 का डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव होता है तो उसको इनकम मान लिया जाता है एक तरह से, ठीक है। तो 2 लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200, तो कितना होगा? 2000 डेबिट में हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट में लिखा जाएगा और डिस्काउंट रिसीव को कहाँ? क्रेडिट में। रिसीव होता तो इनकम हो गया,
तो ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आप लोगों को बोलेगा डिस्काउंट अलाउड, तो उसको क्या लिखिएगा, डेबिट में, और डिस्काउंट रिसीव जहाँ बोलेगा क्रेडिट में। बस इतना चीज़ ध्यान देना है। बीइंग कैश पेड टू सोहन है, ठीक है, सोहन, कैश पेड टू सोहन एंड DIS डिस्काउंट RECD रिसीव्ड, पूरा लिखिएगा, जगह नहीं था इसलिए कर दिया था, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये डिस्काउंट पर क्लियर हो गया, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। goods sold to मोहन, रुपये कितना, 1 या 10,000, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹10,000 लेस 10% डिस्काउंट अलाउड, 10% डिस्काउंट अलाउड, सॉरी, ये गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। एक चीज़ थोड़ा क्लियर कर लीजिए, इसमें एकदम दिमाग में उठा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको हम लेक्चर दे देते हैं। डिस्काउंट जो होता है अकाउंट्स के लिए, अकॉर्डिंग अकाउंट्स के पर्पज़ के लिए डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जो होगा उसका जर्नल नहीं किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल कभी नहीं किया जाता है। पिछला जो हम एंट्री किए थे आपको, उसमें डिस्काउंट को एक बार डेबिट किए थे, डिस्काउंट वो था कैश डिस्काउंट था। तो ट्रेड डिस्काउंट का कभी जर्नल नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल होगा ही नहीं, क्लियर है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, जो हम लोग जर्नल बनाते हैं जिसमें डिस्काउंट का एंट्री करते हैं, वो होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन दिया हुआ ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है ना, तो इसको कहने का इसका गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है, रफ करें, वर्किंग करें, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है ज़रा देखिए तो 10,000 है। इसमें लेस कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट जर्नल नहीं होगा, बल्कि जो भी गुड्स होगा उसका लिस्ट प्राइस को ट्रेड डिस्काउंट से लेस कर देंगे, उसके बाद जर्नल करेंगे। लेकिन उसको जर्नल में ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, उसको करके बताते हैं अभी हम, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट, DIS मीन्स डिस्काउंट, 10,000 का 10% निकाल लिया जाए, 10,000 का कितना परसेंट, 10%। तो 10,000 का 10% कितना होता है, ये कट 1,000, 1,000, तो कितना बचा ये 9,000। तो जर्नल जब बनाएंगे हम लोग तो 9,000 का एंट्री होगा, 1,000 जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको कट करते, इसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। जर्नल जब बनाएंगे क्या बोला है, गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन गुड्स बेचा गया, मोहन इज द रिसीवर, मोहन्स अकाउंट डेबिट, एक डेबिट साइड होता है जर्नल, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, डेबिट कितना है 9,000। टू गुड्स जब बेचते हैं, ये एंट्री बता चुका हूँ मैं, ठीक है। टू करेंगे सेल्स अकाउंट, ये आइए क्रेडिट साइड में कितना रुपया 9,000 लिख देना है। बीइंग सोल्ड टू मोहन, सोल्ड टू मोहन लेस 10% TD मीन्स हो गया ट्रेड डिस्काउंट, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, TD। तो ये भी क्लियर हो गया किसका, ट्रेड डिस्काउंट का।
ये सिंपली जो एंट्री हम लोग ख़त्म कर दिए, इतना ही जानना है, इतना बना लीजिएगा, आपको जनरल कम से कम बनने लगेगा। अब कुछ और चीज़ है जिसको हम लोग जान लेते हैं, कुछ और चीज़ है छोटा छोटा, उसको जान लीजिए। एक होता है कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड POUND, कंपाउंड एंट्रीज, या एंट्री जो बोले लिखा गया एंट्रीज तो लिख दिया, ठीक है। कंपाउंड एंट्री, इसको मतलब मिश्रित लेके। कंपाउंड एंट्री क्या होता है? कंपाउंड एंट्री क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को एक ही एंट्री में शो करेंगे तो ऐसी एंट्री को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जब दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शंस को एक ही एंट्री में शो करेंगे तो ऐसी एंट्री को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ये क्या होता है? अभी तक लोग क्या कहते हैं, सब एंट्री को अलग अलग किए थे, लेकिन कहने मतलब दो से ज़्यादा एंट्री, एक नहीं, मतलब दो से ज़्यादा एंट्री को एक साथ करना है। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते, इसमें कुछ कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि सब एंट्री आपको एक महीने का पूरा एंट्री जनवरी महीने का एक साथ कर दिए, वैसा नहीं होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन कंपाउंड एंट्री बनाएंगे तो दो चीज़ माइंड में ध्यान रखिएगा, माइंड में रखिएगा उसको। दो चीज़, पहला क्या चीज़ है कि इसका नेचर एक होना चाहिए। नेचर मीन्स अगर एक्सपेंसेस है तो सब एक्सपेंसेस होना चाहिए, इनकम है तो सब ट्रांजैक्शंस इनकम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहने मतलब है कुछ इनकम है और कुछ एक्सपेंसेस है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डेट एक होना चाहिए। डेट मतलब एक डेट होना चाहिए, सेम डेट, सबका डेट एक होना चाहिए और सबका नेचर एक होना चाहिए, तभी कंपाउंड एंट्री होगा। सबका डेट एक होना चाहिए और सबका नेचर एक होना चाहिए। इसको देखते हैं, समझा देते हैं। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल, तो ज़रा देख लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे जनवरी 31, वेजेस मीन्स मजदूरी, वेजेस पेड ₹100 रुपये। फिर जनवरी 31 सैलरी माने वेतन, पेड ₹500। फिर जनवरी 31 रेंट का मतलब क्या होता है? किराया, रेंट पेड ₹1000। ज़रा देखिए, 3 ट्रांजैक्शंस है। जनवरी 31 वेजेस पेड 100, जनवरी 31 सैलरी पेड 500, जनवरी 31 रेंट पेड 1000। सब का एंट्री हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। देखिए, वेजेस एक्सपेंसेस है, जनरल क्या होगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100, एक एंट्री खत्म हो गया। दूसरा जनरल बनाएंगे, सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जनरल खत्म हो गया। जनवरी 31 रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन इनको हम अलग अलग नहीं करके एक साथ कर सकते हैं, इसी को कंपाउंड एंट्री। आप चाहिए तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो कंपाउंड एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, गलत हो जाएगा। और अगर आपको बेसिक मजबूत है आपको, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इस सब एंट्री को एक साथ करेंगे। जैसे जनवरी 31 वेजेस एक्सपेंसेस है तो वेजेस को डेबिट करेंगे, चूँकि सबका डेट एक है। देख रहे हैं, सबका डेट क्या है? एक है। सबका डेट क्या है? एक है। और सबका नेचर भी एक है, क्योंकि वेजेस भी एक्सपेंसेस है, सैलरी भी एक्सपेंसेस है, रेंट भी एक्सपेंस है। डेट एक है और नेचर एक सेम है, तो सबको एंट्री अलग अलग नहीं करके एक साथ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? वेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर उसके बाद कौन चीज़ है? सैलरी, डेट एक ही है, जनवरी 31, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितना रुपया है? सैलरी 500। रेंट है ना, रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 1000। तीनों टोटल कितना हो गया? 100, 500, 600 और 1000 कितना हो गया? 1600। 1600 रुपया पेमेंट करें कैश, तो एक साथ कर देंगे इसको, तो टू कैश करके। इसी को बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। क्यों क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। 1600 क्या कहलाएगा? ये 1600 क्रेडिट साइड में।
इसी को बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। अलग लेने करके एक साथ कर दिए। अगर आपको डाउट होता है तो मत कीजिएगा, और डाउट अगर नहीं क्लियर है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तीनों एंट्री को, चूँकि डेट एक है और नेचर एक है, तो एक साथ कर देंगे, अलग अलग ना करेंगे ना करके। बीइंग नरेशन क्या है, वेजेस है ना, वेजेस सैलरी एंड रेंट, तीन चीज़ है ना, रेंट पेड ऑफ। ये समझिए आपका लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग जो है क्या पढ़ाएंगे, लेजर पढ़ाएंगे आप लोग को। एक और चीज़ जान लीजिए लास्ट, ओपनिंग एंट्री। कंपाउंड एंट्री बता दिए, अब क्या बता रहे हैं, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होता है, हर बिजनेस में साल ख़त्म होता है, जब साल ख़त्म होता है, एंड होता है, तो उसके बाद नया साल शुरू होता है। तो उसमें क्या कहते हैं, पिछले साल का जितना भी बिजनेस का एसेट्स है और जितना भी लाइबिलिटीज़ है, इसको हम डिटेल में बताएंगे। जितना भी एसेट्स है और जितना भी लाइबिलिटीज़ है, उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में जनवरी 1 को, जनवरी मतलब अगर साल शुरू होता है जनवरी में, तो 1 जनवरी को उस क्या कहते हैं, जितने भी एसेट्स है, जितना भी लाइबिलिटीज़ है, उसको जनवरी 1 में लाके उसको रिकॉर्ड कर देता है जर्नल में। उसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। मैंने पिछले साल का जितना भी एसेट्स होता है, जितना भी लाइबिलिटीज़ होता है, उसको क्या कहते हैं, नए साल में 1 तारीख को क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। किसको, एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को। इसी को कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। इतना ही जानना है। कंपाउंड एंट्री मतलब पिछले साल का जो भी एसेट्स होगा, जो भी लाइबिलिटीज़ होगा, उसको नए साल में 1 जनवरी को उसका रिकॉर्ड करना। तो एक चीज़ जान लीजिए, जितना भी एसेट्स है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में, जर्नल कंप्लीट होगा। अब एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे एसेट्स, ये क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, एसेट्स अब जैसे 2025 जनवरी 1, ठीक है। एसेट्स जो है, एसेट्स में कैश, ये कैश एसेट्स होता है, कैश ₹1000। उसके बाद डेटर्स, ये सब एसेट्स में आता है, अभी बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। डेटर्स, स्टॉक, मान लीजिए डेटर्स हम लिखने लगे, डेटर्स मान लीजिए यहाँ पर कोई फिगर दे दें, 2000 डेटर्स है। स्टॉक जो हो गया 3000 का है। स्टॉक के बाद बिल्डिंग कितना का है, ₹4000 का। ये एसेट्स हो गया, ठीक है। क्या है, कैश कितना है 1000, डेटर्स 2000, नीचे लिखा गया, इसको जगह नहीं था। स्टॉक कितना है 3000, बिल्डिंग कितना है 4000, ये एसेट्स हो गया। इसके बाद आते हैं लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ है जैसे बिल्स पेबल, मान लीजिए 2000। क्रेडिटर्स 3000। कैपिटल 5000। ये लाइबिलिटीज़ में आ गया, ठीक है। बोलेगा कि इसका जर्नल पास कीजिए, ओपनिंग एंट्री, प्रिपेयर ओपनिंग एंट्री। क्या बोलेगा, प्रिपेयर ओपनिंग एंट्री। ये देख लीजिए, ओपनिंग एंट्री, प्रिपेयर ओपनिंग एंट्री। हम लिख भी देते हैं, पास ओपनिंग एंट्री कीजिए। इसको अगर बोल देता है क्वेश्चन में तो एकदम माइंड में रख लीजिए, जितने भी एसेट्स है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में। तो इसको हम पास कर ही देते हैं यहाँ पर। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, एक डेबिट साइड और एक क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। एसेट्स जो होता है उसको डेबिट में लिखना है। तो एसेट्स में कैश कितना 1000 है, कैश कितना है, कैश अकाउंट डेबिट
कितना 1000। डेटर्स, डेटर्स DEBTORS, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ये 2000 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेटर्स के बाद क्या चीज़ है? स्टॉक ऑफ गुड्स या स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितना है 3000। उसके बाद और क्या चीज़? बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग कितने का है? 4000। इस तरह से सबको डेबिट में लिख दिए। अब जितना भी लाइबिलिटीज़ है 2 करके, लाइबिलिटीज़ में क्या चीज़ है? बीपी, बीपी मीन्स बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने का है? 2000, क्रेडिट में आ जाएगा 2000, यही ओपनिंग एंट्री। उसके बाद है क्रेडिटर्स, तो 2 लिख लेना है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये कितने का क्रेडिटर्स? इसको हम लोग माने कितना? 3000। और एक आखिरी में कैपिटल, ये कितने का है? 5000। तो ये ओपनिंग एंट्री का जर्नल पास हो गया। तो जब भी ओपनिंग एंट्री करने बोलेगा तो ये तो माइंड में जो भी एसेट्स होगा, संपत्ति, उसको डेबिट में लिख देना है, और लाइबिलिटीज़ जो क्रेडिट में लिख देना है। बीइंग एसेट्स एंड LIB शॉर्ट में लाइबिलिटीज़, BFD मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड, फ्रॉम, ब्रॉड फॉरवर्ड जगह ही नहीं है, फ्रॉम प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर शॉर्ट, थोड़ा छोटा लिख पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस, प्रीवियस में पिछला साल, YEAR, प्रीवियस ईयर, इसी को बोला जाता है ओपनिंग एंट्रीज। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे हम लोग। लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, समझा देते हैं, पहले बोल चुके हैं, बिजनेस में 2 चीज़ आएगा, इसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस में इसको समझाएंगे डिटेल में। एक होता है एसेट्स, एक है लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होता है? इन फ्यूचर, जिससे कुछ भी हमको वसूल हो सकता है, कुछ भी प्राप्त हो सकता है, वो सभी चीज़ बिजनेस के लिए एसेट्स कहलाएगा। वैसे कोई भी चीज़ इन फ्यूचर जिससे बिजनेस को कुछ रियलाइज हो सके, कुछ हासिल हो सके, कुछ प्राप्त हो सके, एसेट्स कहलाता है। जैसे कि बिल्डिंग बेचेंगे तो पैसा आएगा, फर्नीचर बेचेंगे तो पैसा आएगा, ये सब एसेट्स हो गया। इसी टाइप का जो भी नेचर कैसा हो। लायबिलिटीज़ इसका उल्टा है। लायबिलिटीज़ मीन्स इन फ्यूचर जिसका बिजनेस को पेमेंट करना है, किसी को पेमेंट करना है, वो सभी चीज़ लायबिलिटीज़ कहलाता है। जैसे मान लीजिए बिजनेस किसी से 1 लाख का उधार में गुड्स खरीदता है, तो ठीक है, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, वो लायबिलिटीज़ हो गया। कहीं से हम लोन लेते हैं, अगर बैंक से लोन लिए 1 लाख रुपया का, तो बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। माने फ्यूचर में जो पेमेंट करना है लायबिलिटीज़, और जो पैसा आने वाला है फ्यूचर में वो एसेट्स होता है। तो ठीक है, अब इतना बात हो चुका, काफ़ी है, जर्नल ख़त्म हो गया। ये इसका 7वां क्लास था, इसको हम आपको भेज दे रहे हैं। और अगर आप लोग को वीडियो ठीक लगा तो क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक्स।